प्यारे विद्यार्थियों, मैं गौरव कार्की आप सभी का राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पूर्व भागों के अंतर्गत हम लोगों ने शीत युद्ध और शीत युद्ध के विभिन्न जो घटनाएं रही हैं शीत युद्ध के दौर की, उसके बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों, आज हम दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ और उसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, हम दो ध्रुवीय से क्या आशय है इसको समझने का प्रयास करते हैं। दो ध्रुवीय से आशय सामान्यतः हम विश्व में शक्ति के दो केंद्रों के होने से लगाते हैं। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर दो नई महाशक्तियां उभर कर सामने आई। ये दोनों महाशक्तियां अलग अलग विचारधारा में विश्वास करती थी। एक और संयुक्त राज्य अमेरिका था, जो पूंजीवादी विचारधारा का पोषक था। वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ था, जो साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखता था। विद्यार्थियों, इन दोनों ही महाशक्तियों ने विश्व में अपने दायरे को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए छोटे जो देश थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कमजोर हो चुके जो देश थे, उनको अपने गुट में मिलाने का प्रयास किया, अपने दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित होकर रह गया। अर्थात विश्व में महाशक्तियों का छोटे देशों के साथ गठबंधन के पश्चात विश्व दो गुटों में विभाजित हुआ। एक और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर जो सोवियत समर्थक जो राष्ट्र थे, उनके द्वारा साम्यवादी गुट का निर्माण किया गया। विद्यार्थियों, छोटे देशों के द्वारा अपनी सुरक्षा के बाबत या आर्थिक और हथियारों की सहायता को ध्यान में रखते हुए इन बड़े देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए गए। इन बड़े देशों जो महाशक्तियां थी, उन महाशक्तियों के गुटों में ये छोटे राष्ट्र शामिल हुए। इसके कारण पूरे का पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम शीत युद्ध का केंद्र यूरोप बना। यूरोप के जो राष्ट्र थे, जो पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे, वो सोवियत खेमे में उनका जुड़ाव हुआ। अर्थात जो पूर्वी यूरोप के अधिकांश राष्ट्र थे, वो सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में शामिल हुए। आप देख रहे हैं कि इस मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि जो सोवियत संघ के साथ में जो राष्ट्र हैं, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और युगोस्लाविया जैसे देश, ये साम्यवादी गुट या जिसको पूर्वी गठबंधन के नाम से भी हम जानते हैं, उनके सदस्य रहे। वहीं जो पश्चिमी यूरोप के अधिकांश राष्ट्र थे, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में रहे और उनके द्वारा पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया गया। विद्यार्थियों, शीत युद्ध की शुरुआती दौर में महाशक्तियों के अपने वर्चस्व और प्रभुत्व की लड़ाई में पूरा विश्व इन पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों में विभाजित हो गया। और जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, जिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो समर्थक राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को पहली दुनिया के राष्ट्रों के नाम से जाना गया। आप देख रहे हैं कि इस मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में जो पीले कलर से, येलो कलर से जो है, इन पूंजीवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रों को दर्शाया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक थे। वहीं जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, जिसमें सोवियत संघ और जो उसके समर्थक साम्यवादी राष्ट्र थे, उनको दर्शाया गया है। इस क्षेत्र को, इस गठबंधन को जो है, दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। और जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं इस मानचित्र में, उनमें गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र थे, जिसको हम अभी पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता के बारे में, जो नव विकासशील जो राष्ट्र थे और जो अभी अभी स्वतंत्र हुए जो राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को, जहां पर अभी विकास की शुरुआत हुई थी, इन राष्ट्रों को तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के नाम से जाना गया। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से पूरी दुनिया शीत युद्ध के काल में विभिन्न गुटों में बंटकर रह गई। तो इस तरीके से
इस दौर को जो है द्विध्रुवीयता के दौर के नाम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि इस दौर में, शीत युद्ध के इस दौर में, विश्व में दो महाशक्तियों का बोलबाला था और इन दो महाशक्तियों के समर्थकों ने पूरे विश्व को दो गुटों में विभाजित करके रख दिया, जिसमें एक और था पूंजीवादी गुट, जिसको पश्चिमी गठबंधन या पहली दुनिया के नाम से भी हम जानते हैं, और दूसरी ओर था साम्यवादी गुट, जिसको हम पूर्वी गठबंधन या दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के वर्चस्व व विचारधारा की लड़ाई में पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित होकर रह गया। विद्यार्थियों, इस दौर में महाशक्तियों के द्वारा अपने गठबंधन का विस्तार करते हुए, अपनी जो प्रभुत्व शक्ति का विस्तार करते हुए, विभिन्न जो सैन्य संधियों, सैन्य गठबंधनों का सहारा लिया गया, जिसमें से विश्व में इस दौर में बहुत से सैन्य संगठन बनाए गए, जिसके माध्यम से जो सर्वप्रथम जो पश्चिमी गठबंधन ने, जिसमें जो पूंजीवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र थे, उन्होंने अपने आप को संगठित करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जो सैन्य संगठन बना शीत युद्ध के दौर में, वह था नाटो। नाटो, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी बोलते हैं। विद्यार्थियों, यह 4 अप्रैल 1949 में बना, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। विद्यार्थियों, इस सैन्य संगठन को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोप के देशों में सामूहिक सुरक्षा की भावना को बढ़ाना और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को संगठित करना, इसका मूल उद्देश्य था। इस संधि के माध्यम से, या ये जो समझौता हुआ, इस समझौते में नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होने पर सभी राष्ट्रों द्वारा उस हमलावर राष्ट्र का विरोध करने का, उस पर जो है हमला करने का इसमें समझौता था कि नाटो के यदि किसी भी देश पर किसी शक्ति के द्वारा हमला किया जाता है, उस पर आक्रमण किया जाता है, तो नाटो के समस्त सदस्य राष्ट्र उस हमले का विरोध करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। और इस जो यह समझौता था, ये जो संधि थी, इसके द्वारा ये प्रयास किया गया कि पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को, जो आर्थिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर हो चुके थे, उनका पुनर्निर्माण हो, पुनर्गठित उनको किया जाए और इनको साम्यवादी खेमे में जाने से बचाया जाए। विद्यार्थियों, इसी के विरोध में जो साम्यवादी गुट था, उसके द्वारा भी नाटो के विरोध में सन 1955 में एक संधि हुई, जिसको वार्सा संधि के नाम से, वार्सा पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो पोलैंड के वार्सा में हुई। इसमें मुख्यतः जो राष्ट्र थे, जिनमें सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे राष्ट्र इसके सदस्य थे। विद्यार्थियों, इस संगठन का, ये जो संधि हुई, इसको वार्सा संगठन जो बनाया गया, सैन्य संगठन, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि यह नाटो के विरोध में बनाया गया था, नाटो का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। और इस समझौते का भी मुख्य उद्देश्य था कि जो वार्सा के जो सदस्य हैं, वो मिलकर एक दूसरे का मुकाबला करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और जो यदि इन राष्ट्रों में, वार्सा के सदस्यों में किसी भी राष्ट्र पर जो है हमला होता है, तो ये सारे देश जो है उस हमले का विरोध करेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और इसके साथ साथ यह साम्यवाद के प्रसार के लिए काम करेंगे। ये सारे राष्ट्र जो है सोवियत संघ की नीतियों और उसका समर्थन करते हुए उन नीतियों का जो है प्रचार प्रसार करने का भी काम करेंगे। ये कुछ इस संधि के समझौते थे। इसी के साथ साथ जो पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसके द्वारा, और अन्य जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, उनके द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में भी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए और इन देशों में सोवियत संघ की पहुंच को कम करने के लिए एक और संगठन बनाया गया सन 1954 में, जिसको हम सिएटो के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाया जा सके। इसके जो मुख्य सदस्य थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस,
पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस संगठन ने जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों को पूंजीवादी गुट में बनाए रखने और यहाँ पर साम्यवाद को के प्रसार को रोकने के लिए कार्य किया, और यह संगठन 1977 में विघटित हो गया। विद्यार्थियों, एक और सैन्य संगठन का निर्माण शीत युद्ध के दौर में किया गया, जिसको हम सेंटो के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या केंद्रीय संधि संगठन भी हम इसको बोलते हैं, जिसको बगदाद संधि के परिणाम स्वरूप ये संगठन अस्तित्व में आया था, तो इसको बगदाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई। इसका मुख्यालय अंकारा में है, और इसके जो प्रमुख सदस्य थे, जिसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और ब्रिटेन इसके सदस्य थे। इस संगठन का निर्माण का भी मुख्य उद्देश्य था कि जो दक्षिण पश्चिम और मध्य पूर्व एशिया है, उसको साम्यवादी खेमे में जाने से रोकना, और इस क्षेत्र में साम्यवाद के प्रसार को रोकना, यह जो है इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में जो महाशक्तियां थी, उनके द्वारा एक दूसरे गुट को कमजोर करने के लिए, एक दूसरे की जो विचारधारा है उसके प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न सैन्य संगठनों और विभिन्न सैन्य जो गठबंधन है उनके उसका निर्माण किया गया। इसके कुछ उदाहरण जो है हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े। विद्यार्थियों, ऐसा क्यों था, या इसके पीछे क्या कारण थे कि जो है महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी या संधियां करती थी? यह एक जो है विचारणीय विषय है। विद्यार्थियों, महाशक्तियां, जो दो महाशक्तियां थी उस दौर की, वो अपने आप में इतनी सक्षम थी कि वो किसी भी राष्ट्र को कुचल सकती थी। वो किसी भी राष्ट्र को अपने कहे अनुसार जो है मोड़ने की शक्ति रखती। इन सब के बावजूद क्यों महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन करती थी, संधियां करती थी, यह एक विचारणीय विषय है। विद्यार्थियों, इसके पीछे बहुत से ऐसे कारण थे जिसके कारण जो महाशक्तियां थी वो छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी या संधियां करती थी। जिसमें से पहला कारण था कि खनिज संसाधनों, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए। विद्यार्थियों, जो महाशक्तियां थी वो तकनीकी और औद्योगिक हम कहें कि औद्योगिक तकनीकी के हिसाब से बहुत मजबूत थी, और लेकिन उनके देश के अंदर इतने कच्चा माल नहीं था या इतने खनिज संसाधन नहीं थे कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इसके लिए उनको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, और इसके लिए जो महाशक्तियां थी वो दूसरे देशों के साथ गठबंधन करती थी, संधियां करती थी, ताकि वह अपने उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए, अपनी सैन्य शक्ति के प्रसार के लिए जो भी संसाधन उसको जो उसके देश में नहीं होते थे, वो उसको जो है इन छोटे देशों से प्राप्त कर लेते थे, जिससे एक और जो है वो जो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर उस माल को इन्हीं देशों में जो है ऊंचे दामों पर बेचते थे, जिससे एक और उनको बाजार की उपलब्धता होती थी, दूसरे ओर उनको जो खनिज संसाधन है और कच्चा माल प्राप्त होता था। तो इस दृष्टि से जो महाशक्तियां थी वह छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी। दूसरी जो बात है विद्यार्थियों, वो है सैन्य अड्डे या सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए। महाशक्तियों को अपनी सैन्य शक्ति के प्रसार के लिए, अपने सैन्य शक्ति के संचालन के लिए सैन्य अड्डों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उस समय के या उस दौर में इतने जो हथियार थे वो इतने आधुनिक नहीं थे जितने आज हैं। आज आप देखते हैं कि जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं, कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उनकी मारक क्षमता है, वो कई हजार किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, लेकिन उस दौर में इतनी अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलें नहीं थी। तो महाशक्तियों को दूसरे देश पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य अड्डों की आवश्यकता थी, सैन्य ठिकानों की आवश्यकता थी। तो वह इन छोटे छोटे देशों में जाकर इनके साथ संधियां कर कर सैन्य अड्डे स्थापित करती थी, ताकि उनको यदि आवश्यकता पड़े तो वो आसानी के साथ हमला कर सकें और अपने सैन्य शक्ति का प्रसार कर सकें। दूसरा, अगली जो चीज है कि वस्तुओं और हथियारों के निर्यात के लिए बाजार की आवश्यकता। विद्यार्थियों, महाशक्तियों के पास उस समय नए नए जो हथियारों
की जो है आप कह सकते हैं कि उनके पास एक बड़ा बाजार की आवश्यकता थी बेचने के लिए। जो महाशक्तियां थी वो निरंतर नए अनुसंधान करके नए नए हथियारों का निर्माण करती थी, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी वस्तुओं का भी निर्माण करती थी जिसकी पूरे विश्व में खपत हो सकती थी। तो इसलिए उनको बाजार की आवश्यकता थी, वो जो है उससे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। तो छोटे देश इसके लिए उन छोटे देशों को जो है वो ये नए हथियारों को, इन वस्तुओं को बेचकर जो आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन उनका होता था, वो इनको छोटे देशों में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते थे। तो इसलिए भी जो है जो महाशक्तियां थी उनको इन देशों की आवश्यकता होती थी, छोटे देशों की आवश्यकता। इसके अलावा हथियारों और सेना के संचालन को सरल बनाने के लिए, जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि जो उस समय के जो हथियार थे जिनकी मारक क्षमता इतनी नहीं थी जितनी आज है, तो इसके लिए जो है कि वह दूसरे देश पर हमला कर सकें, यानी उस पर जब आपातकाल स्थिति में बहुत तेजी के साथ सेना का संचालन कर सकें, इसके लिए उनको नए सैन्य ठिकानों की आवश्यकता थी जो अलग अलग जो है जो महाद्वीपों में महाशक्तियों के द्वारा बनाए गए थे। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से बहुत से ऐसे कारण हैं जिन कारणों को देखते हुए महाशक्तियों के द्वारा छोटे देशों के साथ में सैन्य गठबंधन किए गए या सैन्य संधियां की गई। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ क्यों जो है संबंध रखते थे, क्यों गठबंधन करते थे, क्यों सैन्य संधियां करते थे। विद्यार्थियों, दोनों ही, जहां महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता थी, वहां शीत युद्ध के इस माहौल में जहां गुटबाजी के कारण एक भय और आतंक का माहौल था, छोटे देशों को भी अपने लिए जो है महाशक्तियों की आवश्यकता महसूस होती थी। तो इसके पीछे बहुत से कारण थे जिसमें हम कुछ कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज की आर्थिक सहायता प्राप्त करना। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध में इन राष्ट्रों को बहुत अधिक हानि हुई थी, वहीं साथ ही साथ इन देशों को तेजी के साथ आर्थिक विकास करने के लिए, अपने देश के अंदर नई तकनीकी के आगमन के लिए, हम कहें नई तकनीकी का आयात करने के लिए इन महाशक्तियों की आवश्यकता थी। महाशक्तियां ही इस दौर में वह देश थे, ये दोनों ही महाशक्तियां जो इनकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सकते थे। तो आर्थिक सहायता की आशा को लेकर ये जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ गठबंधन करते थे। वहीं जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, सुरक्षा की भावना। छोटे देशों को यह लगता था कि यदि हम इन महाशक्तियों के किसी गुट में से एक गुट में शामिल हो गए तो इससे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। यदि भविष्य में कभी भी हम पर कोई देश हमला करता है तो जो ये गुट है, इन महाशक्तियों के जो गुट है, वो हमारी सहायता करेंगे और हम जो है मुकाबला कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो छोटे देशों के अंदर एक असुरक्षा का जो माहौल था, वह इन गुटों में शामिल होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। अगला, सैन्य साजो सामान की प्राप्ति के लिए। विद्यार्थियों, जो छोटे देश थे उनको अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न सैन्य साजो सामान, हथियारों की आवश्यकता थी। इस कारण से जो महाशक्तियां थी वो इनको समय समय पर सैन्य साजो सामान या जो विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता, खाद्यान्न की आवश्यकता इन देशों को होती थी, समय समय पर ये महाशक्तियां इनको मुहैया कराते रहती थी। तो इस कारण से जो छोटे देश थे उनके द्वारा महाशक्तियों के साथ अपने संबंध रखे जाते थे। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में जो विभिन्न गठबंधन और संधियां हुई, वह गठबंधन और संधियां कहीं न कहीं एक महाशक्तियों और छोटे देशों के एक दूसरे के निजी हितों की पूर्ति के लिए ये गठबंधन और संधियां की गई थी। लेकिन इसकी मार पूरे विश्व को पड़ी। इन सैन्य गठबंधनों और संधियों के कारण पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ के रह गया और इस गुटबाजी के कारण पूरे विश्व को एक लंबे शीत युद्ध के दौर से गुजरना पड़ा। तो इस तरीके से द्विध्रुवीय विश्व
का पूरे विश्व में प्रसार हुआ है, हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने दो ध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है और द्विध्रुवीय विश्व के प्रसार के कारण किस तरीके से पूरे विश्व में गुटबाजी का आरंभ हुआ और किस तरीके से जो महाशक्तियों के द्वारा विभिन्न सैन्य संधियों और समझौतों व गठबंधनों का प्रयास किया गया और शीत युद्ध के दौर के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधनों के बारे में हम लोगों ने इस आज की कक्षा के अंतर्गत पढ़ा। तो विद्यार्थियों, आज आप गृह कार्य के अंतर्गत शीत युद्ध काल में हुई महत्वपूर्ण सैन्य संधियों के बारे में लिखेंगे, जिनमें नाटो, वार्सा, शीटो, शैंटो के बारे में आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जाता है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ क्यों गठबंधन व संधियां करती थी और छोटे देश जो है महाशक्तियों के साथ क्यों गठबंधन करते थे, इसको आप अपनी अ, कॉपी में लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आज की कक्षा के अंतर्गत जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया वो आपकी समझ में आया होगा और अगली कक्षा के अंतर्गत हम शीत युद्ध के दायरे में कौन कौन से देश आए इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।